प्राचीन भारतीय राजवंशों के इतिहास के क्रम में चंद्रगुप्त के शासन प्रबंध का उद्देश्य लोकहित था। जहां एक और आर्थिक विकास और राज्य की समृद्धि के अनेक ठोस कदम उठाए गए और शिल्पियों और व्यापारियों के जान माल की सुरक्षा की गई, वहां दूसरी ओर जनता को उनकी अनुचित तथा शोषणात्मक कार्यविधियों से बचाने के लिए कठोर नियम बनाए गए। दासों और कर्मकारों को मालिकों के अत्याचार से बचाने के लिए विस्तृत नियम थे। अनाथ, दरिद्र, मृत सैनिकों तथा राज्य कर्मियों के परिवारों के भरण पोषण का भार राज्य के ऊपर था। तत्कालीन मापदंड के अनुसार चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध एक कल्याणकारी राज्य की धारणा को चरितार्थ करता है। हम देखेंगे कि यह शासन निरंकुश था, दंड व्यवस्था कठोर थी, व्यक्ति की स्वतंत्रता का सर्वथा अभाव था, किंतु यह सब नवजात साम्राज्य की सुरक्षा तथा प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर किया गया था। चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य अर्थशास्त्र के निम्न उदाहरण से व्यक्त होता है। कौटिल्य ने राजा के समक्ष प्रजाहितैषी राजा का आदर्श रखा। चंद्रगुप्त धर्म में भी रुचि रखता था। यूनानी लेखकों के अनुसार जिन 4 अवसरों पर राजा महल से बाहर जाता था, उनमें एक था यज्ञ करना। कौटिल्य उसका पुरोहित तथा मुख्यमंत्री था। हेमचंद्र ने भी लिखा है कि वह ब्राह्मणों का आदर करता है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त वन में रहने वाले तपस्वियों से परामर्श करता था, उन्हें देवताओं की पूजा के लिए नियुक्त करता था। वर्ष में एक बार विद्वानों की सभा बुलाई जाती थी ताकि वे जनहित के लिए उचित परामर्श दे सके। दार्शनिकों से संपर्क रखना चंद्रगुप्त की जिज्ञासु प्रवृत्ति का सूचक है। जैन अनुयायियों के अनुसार जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया तथा राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, वर्तमान मैसूर, कर्नाटक के निकट चला गया और एक सच्चे जैन भिक्षु की भांति उसने निराहार समाधिस्थ होकर कैवल्य को प्राप्त किया। 900 ईस्वी के बाद उनके अभिलेख भद्रबाहु और चंद्रगुप्त का एक साथ उल्लेख करते हैं। अर्थात इसका सीधा तात्पर्य था कि प्रारंभिक मौर्यकालीन शासकों ने नए साम्राज्य की स्थापना के साथ ही अपनी धार्मिक व्यवस्थाओं में भी बदलाव रखा और अंतिम समय में वे वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्थाओं से हटकर जैन धर्म के सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया और जैन धर्म को अपनाते हुए उसके अनुरूप उन्होंने कार्य को प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। यूनानी लेखों के अनुसार उसका नाम अमित्रकेटे था। विद्वानों के अनुसार अमित्रकेटे का संस्कृत रूप है अमित्रगात, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। तिब्बती लामा तारानाथ तथा जैन अनुश्रुति के अनुसार चाणक्य बिंदुसार का भी मंत्री रहा। चाणक्य ने 16 राज्यों के राजाओं और सामंतों का नाश किया और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का अधीन बनाया। हो सकता है चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कुछ राज्यों ने मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया हो। चाणक्य ने सफलतापूर्वक उनका दमन किया। दिव्यावदान में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में ऐसे अनेक विद्रोहों का उल्लेख है।
इन इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा। इसके पश्चात अशोक स्वतः देश चला गया। स्वतः संभवतः नेपाल के आसपास के प्रदेश के खस रहे होंगे। तारानाथ के अनुसार खस्या और नेपाल के लोगों ने विद्रोह किया और अशोक ने इन प्रदेशों को जीता। विदेशों के साथ बिंदुसार के शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए गए। सेल्यूकस वंश के राजाओं तथा अन्य यूनानी शासकों के साथ चंद्रगुप्त के समय के संबंध बने रहे। स्टेवो के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपना राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भेजा और प्लिनी के अनुसार टोलेमी द्वितीय फिलेडेल्फस ने डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में नियुक्त किया। अपने पिता की भांति बिंदुसार भी जिज्ञासु था, विद्वानों तथा दार्शनिकों का आदर करता था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस को एक यूनानी दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार आजीवक परिवारजक बिंदुसार की सभा को सुशोभित करते थे। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक, महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक राज्य किया। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक राजा हुआ। अशोक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख साधन उसके शिलालेख तथा स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेख हैं, किंतु ये अभिलेख अशोक के प्रारंभिक जीवन पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। इनके लिए हमें संस्कृत तथा पाली में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर रहना पड़ता है। परंपरानुसार अशोक ने अपने भाइयों का हनन करके सिंहासन को प्राप्त किया था। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीति का अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की नीति अपनाई। भारत के अंदर अशोक एक विजेता रहा। नेपाल को विजित किया, तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष में अशोक ने कलिंग विजय को प्राप्त किया तथा नंदवंश के पतन के बाद कलिंग स्वतंत्र हो चुका था। अंग्रेज इतिहासकार लेखक प्लिनी ने अपनी पुस्तक में मेगस्थनीज के विवरण के अनुसार कलिंग को एक स्वतंत्र राज्य माना था। अशोक के शिलालेख के अनुसार युद्ध में मारे गए तथा कैद किए हुए सिपाहियों की संख्या लिखी गई थी। मगध की सीमाओं से जुड़े हुए ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थिति के लिए मगध शासन उदासीन नहीं रहे और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मगध को कलिंग की शक्ति का कटु अनुभव रहा। सुरक्षा की दृष्टि से कलिंग को जीतना आवश्यक था तथा कलिंग को जीतने का एक दूसरा कारण भी था कि दक्षिणी भारत के राज्यों से सीधे संपर्क तथा सीधे संपर्क के साथ स्थल मार्ग और समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए मौर्य शासकों को कलिंग जैसे स्वतंत्र देश को प्राप्त करना आवश्यक था, ताकि समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग के व्यापार में आने वाली रुकावट को समाप्त किया जा सके। चंद्रगुप्त के समय से ही कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलाने के लिए प्रयास किए गए तथा कौटिल्य के विवरण से यह स्पष्ट है कि दक्षिण के साथ व्यापार को बहुत महत्व देना था। राजवंश का कोई राजा राजकुमार वहां का वाइसराय उपराजा नियुक्त कर दिया गया तथा तोसली इस राज्य की राजधानी थी। कलिंग युद्ध में हुए
नरसंहार तथा विजित क्षेत्र की जनता के कष्ट की अंतरात्मा की तीव्र आघात पहुंचा और युद्ध की भीषणता का अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग कर और दिग्विजय की नीति के स्थान पर धम्म विजय की नीति को महत्व दिया। इसके बाद मगध की विजयों तथा राज्य विस्तार का युग समाप्त हुआ, जिसका सूत्रपात बिंदुसार की अंग विजय के बाद हुआ। एक नए युग की शुरुआत हुई। यह युग शांति, सामाजिक प्रगति तथा धर्म प्रचार का था, किंतु इसके साथ साथ राजनीतिक गतिरोध और सामरिक अकुशलता भी दिखाई देने लगी। सैनिक अभ्यास के अभाव में मगध का सामरिक आवेश और उत्साह क्षीण होने लगा और कलिंग की प्रजा तथा कलिंग की सीमा में रहने वाले लोगों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाए, इस संबंध में अशोक ने 2 आदेश जारी किए। ये 2 आदेश दोली और जोंगड़ नामक स्थान पर सुरक्षित थे। ये आदेश तोसली और समापा के महामात्यों और उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए लिखे गए थे, जिसमें अशोक के द्वारा प्रजा के लिए पुत्रवत व्यवहार हो, जनता को प्यार किया जाए, अकारण लोगों को कारावास या दंड यातनाएं न दी जाए, जनता के साथ न्याय किया जाए। सीमांत जातियों को आश्वासन दिया गया कि उन्हें सम्राट से कोई भय नहीं रहेगा तथा राजा यथाशक्ति उन्हें क्षमा करेगा, वह धम्म का पालन करेगा। अशोक के शिलालेखों और स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सीमा की ठीक जानकारी प्राप्त होती है। शिला तथा स्तंभ लेखों के विवरण से ही नहीं वरन जहाँ से अभिलेख पाए गए हैं उन स्थानों की स्थिति से भी सीमा निर्धारण करने में सहायता मिलती है। इन अभिलेखों में जनता के लिए राजा की घोषणाएं की। अंत में अशोक के विभिन्न प्रांतों में आबादी के मुख्य केंद्रों में उत्कीर्ण कराए गए। कुछ अभिलेख सीमांत स्थानों पर पाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में शाहबाजगढ़ी और मनसेरा में अशोक के शिलालेख पाए गए। इसके अतिरिक्त तक्षशिला में और काबुल प्रदेश में लमगान में अशोक के लेख अरामाइक लिपि में मिलते हैं। एक शिलालेख में एंटियोकस द्वितीय थियोस को पड़ोसी राजा कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर पश्चिम में अशोक के साम्राज्य की सीमा हिंदू कुश तक थी। कालसी, रुईदेई तथा निगाली सागर शिलालेख तथा स्तंभ लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून और नेपाल की तराई का क्षेत्र अशोक के राज्य में था। सारनाथ तथा नेपाल की वंशावलियों के प्रमाण तथा स्मारकों से यह सिद्ध होता है कि नेपाल अशोक के साम्राज्य का एक अंग था तथा महावंश के अनुसार अशोक अपने पुत्र को विदा करने के लिए ताम्रलिप्ति तक आया था। हुनसांग को भी ताम्रलिप्ति, कुर्णस्वर्ण, समतट, पूर्वी बंगाल तथा पुंडवर्धन में अशोक के स्तंभ देखने को मिले थे। दिव्यावदान में कहा गया है कि अशोक के समय तक बंगाल मगध साम्राज्य का ही एक अंग था। आसाम कदाचित मौर्य साम्राज्य से बाहर था और वहां अशोक के कोई साम्राज्य चीनी यात्री को देखने को नहीं मिलते हैं। उड़ीसा और गंजाम से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, महाराष्ट्र तक अशोक का शासन था। साथ ही सौराष्ट्र में जूनागढ़ और अपरांत में बंबई के पास सोपारा नामक स्थान के पास भी शिलालेख मिले हैं। दक्षिण में येररागुड्डी, कानूल जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के शिलालेख में चोल, चेर, पांड्य और केरल राज्यों की स्वतंत्र सीमावर्ती राज्य कहा गया है। इससे स्पष्ट है कि सुदूर दक्षिणी भारत अशोक के साम्राज्य से बाहर था। इस प्रकार हम देखते हैं कि आसाम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक का साम्राज्य विस्तृत था, तथापि
साम्राज्य के अंतर्गत सभी देशों पर उसका सीधा शासन था। अशोक के 5वें और 13वें शिलालेख में कुछ जनपदों तथा जातियों का उल्लेख किया गया है, किंतु यह सही प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इन प्रदेशों में अशोक के धर्म महामात्रों के नियुक्त किए जाने का उल्लेख मिलता है। 13वें शिलालेख में अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। उन्हें यथासमय क्षमा करने का आश्वासन दिया जाता है। महावंश के अनुसार सम्राट अशोक द्वारा समय समय पर जो कार्य किए गए, बाद में वह मंगोली पुत्र तिस्सी के प्रभाव में आया तथा उत्तर भारत की अनुसूत्रियों के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन अनुश्रुतियों से पता चलता है कि एक साधारण बौद्ध होने के बावजूद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग नरसंहार के बाद विहार यात्रा का स्थान धर्म यात्राओं ने ले लिया तथा 1 वर्ष तक संग में रहते हुए अशोक द्वारा धार्मिक उपदेशों और अपने दम्म को स्थापित करने के लिए उसने निरंतर नैतिक उन्नति के लिए प्रयत्न व प्रयास किए। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उन्हें दम्म कहा गया। दूसरे व 7वें स्तंभ लेखों में अशोक ने दम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। दम्म में साधुता है, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना है, पाप रहित होना है, मृदुता है, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता है। अशोक के अनुसार यह एक पुरानी परंपरा पौराण प्रकृति है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय तथा अल्प संग्रह को भी दम्म का अंग माना है। दम्म के सिद्धांतों का अनुशीलन करने के इस संबंध में कोई संदेह नहीं रहा जाता। यह एक सर्वसाधारण धर्म है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने से सबल प्रमाण उसके अभिलेख हैं। राज्याभिषेक से संबद्ध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्धू शाक्य कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि वह 2.5 वर्ष तक एक साधारण उपासक रहा। ब्राबू लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास प्रकट करता है और बुद्ध भिक्षु भिक्षुणियों से कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है। लघु शिलालेख से यह भी पता चलता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की तथा महावंश तथा दीपवंश के अनुसार उसने तृतीय बौद्ध संगीति सभा को बुलाई तथा मंगोली पुत्र तिस्सी की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता को लाने का सफल प्रयास किया। वही दूसरी बात यह है कि यह एकता बौद्ध संप्रदाय तक ही सीमित थी। अशोक के समय में थेरवाद संप्रदाय भी अनेक उपसंप्रदायों में विभक्त हो गया था। अशोक की सारनाथ तथा सांची के लघु स्तंभ लेख में संघ भेद के विरुद्ध यह आदेश जारी किया गया है कि भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालने का प्रयास, किंतु जिस धम्म में के उपदेश का उससे लोगों में प्रचार किया गया वो साधारण धम्म था, यह मानव धम्म था। तभी तो अशोक अपने 13वें अभिलेख में यूनानी शासकों और देश में साम्राज्य के बाहर दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में धम्म विजय का दावा करता है। रोमिला थापर का मत है कि धम्म कल्पना अशोक की निजी कल्पना थी, किंतु अशोक के शिलालेखों में धम्म की जो बातें कही गई है उनसे ये स्पष्ट है कि वे पूर्ण रूप से बौद्ध ग्रंथों से ली गई है। जैसे बौद्ध ग्रंथ हैं दिग्ग निकाय। दिग्ग निकाय में धम्मपद आदर्श को स्थापित किया गया है, जो हमें यह दर्शाने का प्रयास करता है कि सम्राट अशोक के समय में
अहिंसा के प्रचार व प्रसार के लिए किस प्रकार से दम्भ नीतियों को महत्व देते हुए सारांशतः अपने अभिलेखों से यह सिद्ध नहीं किया गया कि राजनीतिक उद्देश्यों से दम्भ का प्रचार किया गया हो।